हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में चैनल मैनेजमेंट डिसीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है नीरज पांडे ऑफिशियल। आप मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज यहाँ पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन। आपको बताना है कि टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाती है, कार बनाने वाली कंपनी है, वो किस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी अपनाती हैं। आपके ऑप्शन हैं सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन या रिस्ट्रिक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। वीडियो के एंड में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कराऊंगा विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। इससे पहले मैंने चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे एक वीडियो बना लिया है, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप आज के वीडियो को कंटिन्यू मत करिएगा, क्योंकि मैंने बेसिक्स जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल है या चैनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो भी चीज़ें बेसिक्स हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर किया है। टोटल 30 मिनट का वीडियो है। आप इसको पहले देख लो तभी आज के वीडियो को कंटिन्यू करो, नहीं तो आपको बहुत सारे टर्म्स के बारे में आगे चल के वीडियो में नहीं समझ में आएगा। जैसे इंटरमीडियरीज क्या है, चैनल मेंबर्स क्या है, चैनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ये सब सारी चीज़ें मैंने चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाले वीडियो में कवर किया है। तो मैं आप सभी को रेकमेंड करता हूँ कि सबसे पहले चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। तो आज की वीडियो की बात करते हैं। चैनल मैनेजमेंट डिसीजन के अंतर्गत हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे। फर्स्ट है चैनल डिज़ाइन डिसीजन और सेकेंड है चैनल मैनेजमेंट डिसीजन। चैनल डिज़ाइन डिसीजन के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि एक जो मैन्युफैक्चरर है वो मार्केटिंग चैनल को किस तरीके से सेटअप करता है, और चैनल मैनेजमेंट डिसीजन के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि अगर एक मैन्युफैक्चरर ने मार्केटिंग चैनल को सेटअप कर लिया है तो किस तरीके से उसको वो मैनेज करता है। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे। अब बात करते हैं चैनल डिज़ाइन डिसीजन की। तो चैनल डिज़ाइन डिसीजन क्या होता है, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। तो जब एक मैन्युफैक्चरर जो है एक मार्केटिंग चैनल बनाता है, आपने मार्केटिंग चैनल के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा ही है, मैं बार बार आपको वो रिवाइज नहीं कराऊंगा। तो एक मैन्युफैक्चरर जो है वो मार्केटिंग चैनल को जब सेटअप करता है तो ये डिसीजन ही चैनल डिज़ाइन डिसीजन के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो मार्केटिंग चैनल जो मैन्युफैक्चरर सेटअप कर रहा है वो या तो स्क्रैच से कर सकता है, मतलब स्टार्टिंग से कर सकता है, या फिर जो भी एग्जिस्टिंग है उसको मॉडिफाई कर सकता है। या तो जो एग्जिस्टिंग चैनल हैं उसी में वो कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है इसको, या फिर स्क्रैच से जो मार्केटिंग चैनल है उसको सेटअप कर सकता है। तो इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कि एक मैन्युफैक्चरर जो है वो किस तरीके से मार्केटिंग चैनल को स्क्रैच से सेटअप करता है। तो चैनल डिज़ाइन डिसीजन का क्या मतलब है कि जब एक मैन्युफैक्चरर जो है वो मार्केटिंग चैनल को या तो स्क्रैच से सेटअप करे या फिर एग्जिस्टिंग चैनल को मॉडिफाई करे, इसे ही हम चैनल डिज़ाइन डिसीजन कहते हैं। इसके अंतर्गत टोटल 4 स्टेप्स आते हैं जो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो जब एक मैन्युफैक्चरर मार्केटिंग चैनल को डिज़ाइन करता है तो उसके सामने दो चीज़ों के बीचों में बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत ज़्यादा डाउट होता है। जैसे कि व्हाट इज़ आइडियल एंड व्हाट इज़ प्रैक्टिकल, क्या आइडियल मार्केटिंग चैनल होगा और क्या प्रैक्टिकल हो सकता है। जैसे कई बार जो कंज्यूमर हैं वो चाहते हैं कि उनको फास्ट डिलीवरी उनको मिले प्रोडक्ट की, लेकिन ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा अगर फास्ट डिलीवरी देने की कोशिश करेंगे तो मैन्युफैक्चरर को बहुत सारे चैनल मेंबर्स को यूज़ करना होगा, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल क्यों नहीं है? क्योंकि जब ज़्यादातर चैनल मेंबर्स को एक मैन्युफैक्चरर यूज़ करता है तो चैनल की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, और अल्टीमेट जो कॉस्ट बर्डन है वो कंज्यूमर पे ही पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। अगर मैं आपको एक न्यू फर्म के बारे में बताऊं, सपोज़ कर लीजिए कि एक न्यू फर्म है जिसकी जो कैपिटल है वो बहुत ही लिमिटेड है, तो उसके लिए मार्केटिंग चैनल से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना टफ नहीं होगा, क्योंकि वो क्या करेगा, वो लिमिटेड मार्केट एरिया में अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है। अगर सपोज़ कर लेते हैं कि यही फर्म जो है वो सक्सेसफुल हो गई और इसने अपना एक न्यू ब्रांच जो है वो खोल दिया, न्यू मार्केट को एंटर करने के लिए वो जो भी एग्जिस्टिंग इंटरमीडियरीज़ हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, वो कर सकता है।
अगर मान लेते हैं कि जो मार्केट है वो स्मॉलर है, छोटा है, तो वो डायरेक्टली जो है वो प्रोडक्ट को बेच सकता है वाया रिटेलर। और अगर मार्केट जो है वो बड़ा है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी प्रोडक्ट को बेच सकता है। तो चैनल डिज़ाइन के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि एक मैन्युफैक्चरर जो है वो मार्केटिंग चैनल को सेटअप करता है, चाहे वो स्क्रैच से करे, चाहे वो एग्जिस्टिंग चैनल को मॉडिफाई करके करे। तो मार्केटिंग चैनल डिज़ाइन के अंतर्गत 4 स्टेप्स आते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से नेट में भी कई बार क्वेश्चन आपके पूछ लिए गए हैं। ये सारे सीक्वेंस में आपको बताना होगा कि कौन सा सीक्वेंस मार्केटिंग चैनल डिज़ाइन में पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो बहुत ही आराम से डिटेल में पढ़ने की कोशिश करिएगा। तो मार्केटिंग चैनल डिज़ाइन में 4 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट है एनालाइजिंग कंज्यूमर नीड। एक मैन्युफैक्चरर जो होता है वो कंज्यूमर की नीड को एनालाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट है सेटिंग चैनल ऑब्जेक्टिव्स। जब कंज्यूमर नीड को आइडेंटिफाई कर लेता है तो चैनल ऑब्जेक्टिव्स को सेट करता है। उसके बाद आइडेंटिफाइंग मेजर अल्टरनेटिव्स। जो भी मेजर अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। और लास्ट में इवैल्यूएटिंग द मेजर अल्टरनेटिव्स। जो भी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उनको इवैल्यूएट किया जाता है। और ये 4 स्टेप जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट है एनालाइजिंग कंज्यूमर नीड। एक मैन्युफैक्चरर को मार्केटिंग चैनल सेटअप करने के लिए सबसे पहले उसे ये पता होना चाहिए कि उसका जो कंज्यूमर है वो कौन है और कंज्यूमर की नीड क्या है, और जो कंज्यूमर है वो मार्केटिंग चैनल से वो क्या चाहता है, यानी व्हाट कंज्यूमर वांट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। एक कंज्यूमर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से क्या चाहता है। जब आप देखते हो कि एक कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करता है तो वो बहुत सारी चीज़ें देखता है। जैसे मैं आपकी एग्जांपल लूँ, जो आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप नोटिस करते हो, जैसे कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, क्या वो आपको लो प्राइस में मिल रहा है या हाई प्राइस में मिल रहा है। प्रोडक्ट असॉर्टमेंट कैसा है, यानी कि प्रोडक्ट असॉर्टमेंट समझते हो आप? प्रोडक्ट असॉर्टमेंट का क्या मतलब होता है? प्रोडक्ट की वैरायटी, कितने ऑप्शंस हैं। कोई भी अगर आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो उसमें वैरायटी कितना है, इसको हम प्रोडक्ट असॉर्टमेंट कहते हैं। तो एक कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को परचेस करते समय उसका प्राइस देखता है, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट देखता है, कन्वीनियंस देखता है, शॉपिंग गोल्स देखता है, चाहे वो उसकी इकोनॉमिक शॉपिंग गोल हो, सोशल हो, एक्सपीरियंशियल हो, ये सारी चीज़ें एक कंज्यूमर देखता है। और इसी कंज्यूमर की नीड को हमें जानना होगा, एक मैन्युफैक्चरर को कंज्यूमर की नीड को जानना होगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कहा कि एक कंज्यूमर जो है प्रोडक्ट को परचेज़ करते समय प्राइस को कंसीडर करता है, तो अगर सपोज़ कर लेते हैं कि अगर एक कंज्यूमर लो प्राइस पे प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहता है तो वो क्या करेगा, उसके घर के जो भी पास में किराना स्टोर होगा वहाँ से जाके वो प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट असॉर्टमेंट देखता है, यानी ज़्यादा प्रोडक्ट की वैरायटी देखता है, ज़्यादा ऑप्शंस देखता है, तो वो क्या करेगा, सुपरमार्केट में जा सकता है। कन्वीनियंस की बात करूँ मैं, तो अगर कंज्यूमर जो है वो कन्वीनियंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है तो वो ऑनलाइन चैनल का इस्तेमाल कर लेगा, जैसे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या अमेज़ॉन, इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है। आपने भी तो कन्वीनियंस का इस्तेमाल किया है, जैसे आपको चैनल मैनेजमेंट डिसीजन को पढ़ना था या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में पढ़ना था, तो आपने क्या किया, यूट्यूब पे सर्च किया, तो आपने भी तो कन्वीनियंस का इस्तेमाल किया। तो एक मार्केटर जो है, एक जो मैन्युफैक्चरर है, वो कंज्यूमर नीड को सबसे पहले जानता है, तब जाके चैनल, जो मार्केटिंग चैनल है, उसको सेटअप करता है। यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जांपल दे रखा है, जैसे कंज्यूमर जो है वो कहाँ पे जाके परचेज़ करना चाहता है गुड्स, क्या वो नियर बाई में जहाँ पे वो रहता है उसके पास में ही परचेज़ करना चाहता है, या फिर एक कंज्यूमर किसी सेंट्रलाइज्ड लोकेशन तक भी जा सकता है। एक कंज्यूमर जो है वो इन पर्सन, यानी खुद स्टोर में जाके, खुद शॉप में जाके परचेज़ करना चाहता है, या फिर ऑनलाइन या फ़ोन से करना चाहता है। कंज्यूमर की जो भी प्रोडक्ट असॉर्टमेंट है वो कितना चाहता है, कितना वैरायटी चाहता है, कोई स्पेशलाइजेशन चाहता है या नहीं चाहता है। जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज वो परचेज़ करना चाहता है वहाँ पे कुछ एड ऑन सर्विसेज उसको चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे आप कई बार आप टीवी परचेज़ करते हो, वॉशिंग मशीन परचेज़ करते हो, तो आप क्या चाहते हो कि घर में ही आपको मिल जाए। खासकर जो फूड आइटम है वो आप चाहते हो कि घर पे ही आपको वो चीज़ें डिलीवर हो जाए। अगर सपोज़ कर लो कि आपने टीवी परचेज़ किया हुआ है तो आप चाहते हो कि इंस्टॉलेशन जो है वो आपको मिल जाए।
कोई चीज़ आपने मान लो कार खरीदी या टीवी खरीदा या कोई भी ऐसी चीज़ खरीदी, आप चाहते हो कि रिपेयर की भी फैसिलिटीज़ आपको मिले। तो मैन्युफैक्चरर को सबसे पहले मार्केटिंग चैनल को सेटअप करने के लिए सबसे पहले कंज्यूमर के नीड को जानना होता है कि कंज्यूमर किस तरीके से चीज़ों को चाहता है, कंज्यूमर मार्केटिंग चैनल से क्या एक्सपेक्ट करता है। अब यहाँ पे मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया कि अगर मान लेते हैं कोई कंज्यूमर है, वो फास्टेस्ट डिलीवरी चाहता है, सबसे फास्ट चाहता है डिलीवरी हो, और उसको सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट वैरायटी भी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको सर्विसेज भी चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक मार्केटिंग चैनल का एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है कि वो इसी काम के लिए बना है। तो ये सारी चीज़ें देना भी पॉसिबल नहीं। तो एक कंपनी को या मैन्युफैक्चरर को एक बैलेंस रखना चाहिए कि उसे कंज्यूमर की नीड को भी फुलफ़िल करे और जो फिजिबिलिटी है वो भी रहे, यानी जो पॉसिबिलिटी है। ऐसा ना हो कि मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर की नीड को फुलफ़िल करने के लिए कुछ भी करे। फिजिबिलिटी चेक करना बहुत ही ज़रूरी है एक मैन्युफैक्चरर के लिए कि क्या ये पॉसिबल है ये फैसिलिटीज़ देना। इसके अलावा कॉस्ट फैक्टर भी है, जो मैन्युफैक्चरर है उन्हें कॉस्ट का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा प्राइस रखेंगे तो कंज्यूमर नहीं खरीदेंगे, यानी कस्टमर्स की प्राइस प्रेफरेंस को भी ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे इतना बड़ा जो लेक्चर मैंने अभी आपको दिया, उसका मतलब ये था कि जब एक मैन्युफैक्चरर मार्केटिंग चैनल को सेटअप करता है तो उसका फर्स्ट स्टेप ये होता है कि कंज्यूमर नीड को एनालाइज करना, कंज्यूमर नीड के बारे में जानना। दूसरा स्टेप आता है सेटिंग चैनल ऑब्जेक्टिव्स। एक बार मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर की नीड को जान लेता है तो दूसरा स्टेप आता है कि उसे चैनल के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना है, यानी कि एक चैनल जो है वो किस लिए बनाया गया है, एक जो चैनल है वो कस्टमर को किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करेगा। जनरली एक कंपनी जो है वो अलग अलग सेवरल जो सेगमेंट्स है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे सेगमेंट का क्या मतलब है कि कंज्यूमर को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देना। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसने कंज्यूमर को 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है। मान लेते हैं कि इनकम के बेसिस पे ये डिवीज़न हुआ है, हाई इनकम ग्रुप है, मीडियम इनकम और लो इनकम ग्रुप। और ये तीनों जो लेवल्स हैं उन सभी लेवल्स के जो सर्विसेज हैं वो अलग अलग होंगी। ऑफ कोर्स जानते हैं कि 3 अलग अलग कंज्यूमर अलग अलग कैटेगरी के हैं, अलग अलग सेगमेंट के हैं, तो उनको अलग अलग सर्विस भी चाहिए होगी। तो यहाँ पे कंपनी को ये डिसाइड करना होगा कि कौन से सेगमेंट को कंपनी को सर्व करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंपनी ने ये टारगेट कर दिया कि ठीक है मुझे हाई इनकम ग्रुप के लिए सर्विस देनी है। तो अब एक हाई इनकम ग्रुप जो कंज्यूमर है उसके लिए बेस्ट चैनल क्या होगा, ये उसको सेट करना होगा। मार्केटिंग चैनल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जैसे नेचर ऑफ द कंपनी, किस तरीके की कंपनी है, इट्स प्रोडक्ट, कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं। फॉर एग्जांपल अगर सपोज कर लेते हैं कि कोई कंपनी है जो पेरिसेबल प्रोडक्ट बेचती है, यानी जो बहुत जल्दी ख़राब हो सकते हैं, दूध या ऐसा कुछ हो सकता है जो बहुत जल्दी ख़राब हो सकते हैं। यहाँ पे आप ये देखो कि कोई पेरिसेबल प्रोडक्ट है तो यहाँ पे टाइम फैक्टर होता है, यानी आप बहुत ज़्यादा उसको डिले नहीं कर सकते हैं। आपको जो डिले है उसको अवॉइड करना पड़ेगा। उसके लिए जो कंपनी है उसको डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैंने आपको ये बताया कि चैनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे नेचर ऑफ द कंपनी, इट्स प्रोडक्ट, कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो किस तरीके के हैं, क्योंकि ये सब सारे फैक्टर यही बताएंगे कि हम कौन सा मार्केटिंग चैनल अडॉप्ट करेंगे। कंपनी के मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स कैसे हैं, कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं और इन्वायरमेंट किस तरीके का है। फाइनली जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशन, जो भी कंपनी है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, लीगल कॉन्स्टेंट कैसा है, ये सब सारे फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं चैनल ऑब्जेक्टिव्स सेट करने में। फॉर एग्जांपल अगर किसी डिप्रेस्ड इकॉनमी में, जहाँ पे इकॉनमी बहुत अच्छी नहीं कर रही है, वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तरीका हो प्रोडक्ट को पहुँचाने का, यानी कि वो मोस्ट इकोनॉमिकल तरीका अपनाएंगे प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने में, यानी कि वो शॉर्टर चैनल रखेंगे। बहुत ज़्यादा लेवल्स, मैंने आपको अलग अलग लेवल्स पढ़ाया है। मैंने आपको लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के बारे में बताया था कि कितने लेवल्स होंगे। जितने ज़्यादा इंटरमीडिएट्स होंगे उतने ज़्यादा लेवल्स होंगे। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो है कंज्यूमर नीड को आइडेंटिफाई करना। सेकेंड जो स्टेप है वो ये है कि मार्केटिंग चैनल के ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाए कि वो किस तरीके की कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे।
अब हमने कंज्यूमर नीड को आइडेंटिफाई कर दिया, चैनल के ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर लिया। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से मेजर अल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास। तो थर्ड स्टेप की बात करते हैं। थर्ड है आइडेंटिफाइंग मेजर अल्टरनेटिव्स। फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया कंज्यूमर नीड को एनालाइज करना। सेकेंड स्टेप में मैंने बताया कि चैनल ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि मेजर अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैं बार बार चारों स्टेप्स आपको रिवाइज करा रहा हूँ। वो इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जब आप वापस से एक बार पढ़ें तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं, आपको खुद से बार बार ना पढ़ना पड़े। तो जब हम मेजर अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि इन टर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ इंटरमीडियरीज, यानी हमारे पास कितने तरीके के इंटरमीडियरीज अवेलेबल हैं टू कैरी आउट इट्स चैनल वर्क, यानी मैन्युफैक्चरर के जो चैनल वर्क हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो मैन्युफैक्चरर के चैनल वर्क हैं उनको कैरी आउट करने के लिए कितने तरीके के इंटरमीडियरीज अवेलेबल हैं। दूसरा है द नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हर एक लेवल पे, किसी भी लेवल पे कितने नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज जो हैं वो अवेलेबल हैं। थर्ड है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच चैनल मेंबर्स। हर एक चैनल मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ इंटरमीडियरीज। तो टाइप्स ऑफ इंटरमीडियरीज में ये दिया गया है कि चैनल मेंबर्स जो हैं कितने तरीके के चैनल मेंबर्स अवेलेबल हैं टू कैरी आउट दिस चैनल वर्क। फॉर एग्जांपल डेल का एग्जांपल लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि डेल जो है वो लैपटॉप बनाती है। तो डेल क्या करती थी स्टार्टिंग में कि डायरेक्टली जो फाइनल कंज्यूमर हो चाहे बिजनेस कंज्यूमर हो उनको ये प्रोडक्ट बेचती थी, यानी डेल जो है वो लैपटॉप डायरेक्टली टू फाइनल कंज्यूमर एंड बिजनेस बायर्स जो है उनको वो फ़ोन के थ्रू या ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू वो प्रोडक्ट बेचती थी। आगे चल के उसने जो लार्ज कॉरपोरेट है या इंस्टीट्यूशंस हैं और गवर्नमेंट बायर हैं इसको भी उसने अपने डायरेक्ट सेल फोर्सेस के थ्रू बेचा। डायरेक्ट सेल फोर्सेस क्या होते हैं, जब कंपनी के खुद के एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि खुद के जो स्टाफ होते हैं उनको डायरेक्ट सेल फोर्सेस कहते हैं। तो उनके थ्रू इसने प्रोडक्ट बेचा। आगे चल के उसको ये लगा कि कॉम्पिटिटर जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं, जैसे सैमसंग, एप्पल, ये सारे कॉम्पिटिटर्स काफ़ी टक्कर दे रहे हैं उसको। तो डेल ने क्या किया, इनडायरेक्ट तरीका भी अपनाना स्टार्ट कर दिया, जैसे बेस्ट बाय के थ्रू, स्टेपल्स के थ्रू या वॉलमार्ट के थ्रू। बेस्ट बाय आप सब ये जानते हैं कि यूएसए का एक ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। जैसे इंडिया में हमारे फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, मिंत्रा है, इसी तरीके से यूएस में बेस्ट बाय है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। स्टेपल जो है वो एक रिटेल कंपनी है यूएसए में, और वॉलमार्ट आप सभी जानते ही हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स कितने हैं। यहाँ पे आप देखो कंपनी के खुद के सेल फोर्सेस हैं, एक ये हो गया, बेस्ट बाय जो है वो ये 2 हो गया, और ये स्टेपल जो है वो 3 हो गया, और वॉलमार्ट जो है वो 4 है। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स हैं एक कंपनी के पास जो कि उसका प्रोडक्ट आगे चल के बेच सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स, कि नंबर ऑफ़ इंटरमीडिएट्स कितने हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हर एक लेवल पे कितने नंबर ऑफ़ चैनल मेंबर्स अवेलेबल हैं टू कैरी आउट इट्स चैनल वर्क। यहाँ पे 3 स्ट्रैटेजी दी गई है। फर्स्ट है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, सेकंड है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, थर्ड है सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। ध्यान रखिएगा कि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और मैंने भी यहीं से क्वेश्चन पूछा है। एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट स्ट्रैटेजी है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी प्रोड्यूसर है या मैन्युफैक्चरर है वो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता है, यानी कि हर जगह मैक्सिमम प्लेस जो है उसको कवर करना चाहता है। मैक्सिमम प्लेस को ये कवर करना चाहता है। तो हर जगह, लगभग हर जगह प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश की जाती है। जनरली जो कन्वीनियंस प्रोडक्ट बनाने वाले प्रोड्यूसर हैं या जो रॉ मटेरियल बनाने वाले प्रोड्यूसर हैं वो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। कन्वीनियंस प्रोडक्ट का क्या मतलब है, जो कि आपके घर के आसपास मिल जाए, जैसे टूथपेस्ट हो गया, कैंडी हो गया, आइसक्रीम हो गया, ये सब चीज़ें आपके घर के एकदम पास में मिल सकती हैं। तो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन में आप ध्यान रखिएगा कि कन्वीनियंस प्रोडक्ट के केस में हम इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे जितने ज़्यादा आउटलेट्स पॉसिबल हैं उतने आउटलेट्स पे जो भी प्रोडक्ट है उसको अवेलेबल कराने की कोशिश करता है।
और इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है ब्रांड एक्सपोजर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में उसको एक्सपोजर मिले, और कंज्यूमर कन्वीनियंस, यानी कंज्यूमर को के घर के पास में ये सारे प्रोडक्ट मिल जाएं। जैसे कोलगेट का आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन की। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन में आपने देखा कि हर जगह प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल कराया जा रहा है, लेकिन एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, लिमिटेड प्लेस पे, यानी हर जगह अवेलेबल नहीं कराया जाएगा बल्कि लिमिटेड प्लेस होगा। तो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर होता है वो लिमिटेड नंबर ऑफ डीलर्स को एक्सक्लूसिव राइट देता है टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रोडक्ट, और वो भी उसके टेरिटरीज़ में, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेरिटरी निर्धारित कर दी जाती है कि इतने एरिया में आप प्रोडक्ट बेच सकते हो। और जो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का ठीक उल्टा है। इंटेंसिव में आप हर जगह प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करते हो, और एक्सक्लूसिव में आप लिमिटेड जगह पे, यानी कि लिमिटेड डीलर को एक्सक्लूसिव राइट देते हो प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जनरली जो लग्जरी ब्रांड है उसके केसेस में हम एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे टेस्ला हो गया, BMW हो गया, ऑडी हो गया। ये जो कंपनियां हैं, ये जो ब्रांड्स हैं, वो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करती हैं। अब बात करते हैं लास्ट जो है सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में एक स्ट्रैटेजी आती है जिसको हम सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक से अधिक आउटलेट या इंटरमीडियरीज के पास अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल कराते हैं, लेकिन हर जगह पे आप अवेलेबल नहीं कराते हैं। बट फ्यूअर देन ऑल, आप हर जगह नहीं कराते बल्कि कुछ सेलेक्टिव जो आपके इंटरमीडियरीज हैं इनके पास आप प्रोडक्ट अवेलेबल कराते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जैसे आप टीवी का एग्जांपल ले सकते हो, फर्नीचर हो गया, होम अप्लाइंसेस हो गया, ये जो ब्रांड्स हैं वो जनरली सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ चैनल मेंबर्स। हम चैनल मेंबर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी सेट करेंगे। तो जो प्रोड्यूसर और इंटरमीडियरीज हैं उनको, जो भी चैनल मेंबर्स हैं उनकी क्या टर्म्स होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, उन पे एक एग्रीमेंट कर लेना चाहिए। एक दोनों की एक सहमति होनी चाहिए कि ठीक है ये टर्म्स है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं चैनल मेंबर्स की और इसे हम फुलफ़िल करेंगे। जो भी प्रोड्यूसर हैं या इंटरमीडिएट्स हैं दोनों को आपस में मिलकर बात करना चाहिए कि प्राइस पॉलिसी क्या होगी, किस तरीके से हम प्रोडक्ट को किस प्राइस पे बेचेंगे, कंडीशंस ऑफ सेल्स क्या होगी, यानी किस कंडीशन पे हम प्रोडक्ट को बेचेंगे, टेरिटरी राइट क्या होगी, यानी किस एरिया तक प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, और अगर किसी भी पार्टी को किसी स्पेसिफिक सर्विसेज को परफॉर्म करना है तो वो सर्विसेज क्या होंगी ये भी पता होना चाहिए। जो भी प्रोड्यूसर हैं उनको यहाँ पे इंटरमीडियरीज को एक लिस्ट प्राइस दे देनी चाहिए, एक लिस्ट प्राइस इस्टेब्लिश कर देनी चाहिए और एक फेयर सेट ऑफ डिस्काउंट भी बता देना चाहिए जो कि इंटरमीडियरीज जो हैं वो आगे चल के यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो म्यूचुअल सर्विस हैं और ड्यूटीज़ हैं इनको क्लियरली स्पेल आउट कर देना चाहिए, क्लियरली बता देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो म्यूचुअल सर्विसेज है यानी कि जो प्रोड्यूसर है वो इंटरमीडियरीज के लिए क्या करेगा और बदले में इंटरमीडियरीज जो हैं वो प्रोड्यूसर के लिए क्या करेगा। स्पेशली जो फ्रेंचाइजीज़ हैं और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं इनमें ये तो क्लियर हो ही जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सभी जानते हैं कि मैकडोनल्ड जो है वो फ्रेंचाइजीज़ देती हैं। तो अगर सपोज़ कर लेते हैं मैकडोनल्ड ने किसी को फ्रेंचाइजी दी है तो वो क्या करता है, प्रमोशनल सपोर्ट देता है, यानी कि आउटलेट को प्रमोट करने के लिए हेल्प करता है। रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, ये रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। जो भी स्टाफ है उनको ट्रेनिंग देता है अलग अलग जगहों पे। जो जनरल मैनेजमेंट असिस्टेंट है वो प्रोवाइड करता है और बदले में जो फ्रेंचाइजीज़ हैं वो कंपनी को ये कहती हैं कि ठीक है कंपनी के जो भी स्टैंडर्ड हैं, चाहे वो फैसिलिटीज़ को लेके हो, चाहे फूड क्वालिटी को लेकर हो, वो सारी चीज़ें हम मेंटेन करेंगे। अगर कोई नया प्रोग्राम बनाया जाता है, कोई नया प्रमोशनल प्रोग्राम बनाया जाता है, उसमें हम कोऑपरेट करेंगे। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मैकडोनल्ड मांगती है तो वो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा जो भी फ्रेंचाइजी है वो। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि म्यूचुअल जो सर्विसेज हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्रोड्यूसर है और इंटरमीडियरीज हैं वो आपस में मिल के काम करें। प्रोड्यूसर कुछ हेल्प करे इंटरमीडियरीज की और इंटरमीडियरीज जो हैं वो प्रोड्यूसर की हेल्प करें। और चैनल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक चैनल मेंबर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए।
अब लास्ट स्टेप की बात करते हैं। लास्ट स्टेप है इवैल्यूएटिंग द मेजर अल्टरनेटिव्स। हमने देखा कि मेजर अल्टरनेटिव्स को हमने आइडेंटिफाई किया, फिर हम इवैल्यूएट करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जैसे हम किसी भी चीज़ को इवैल्यूएट करते हैं तो अल्टीमेट हमें किसी एक चैनल को सेलेक्ट करना ही है ताकि हमारा जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफ़िल हो सके। तो जो मेजर अल्टरनेटिव्स हैं उनको 3 क्राइटेरिया पे हम इवैल्यूएट करते हैं। ये तीनों क्राइटेरिया एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट क्राइटेरिया है इकोनॉमिक क्राइटेरिया, सेकंड है कंट्रोल क्राइटेरिया, थर्ड है एडाप्टेबिलिटी क्राइटेरिया। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक क्राइटेरिया की। तो जो एक कंपनी है, जो भी मैन्युफैक्चरर है, उसे जो भी अवेलेबल डिफरेंट चैनल अल्टरनेटिव्स हैं उनको कंपेयर करना चाहिए। सपोज़ कर लेते हैं 3 जो है चैनल मेंबर्स अवेलेबल हैं, 3 डिफरेंट चैनल अल्टरनेटिव्स जो हैं मार्केट में अवेलेबल। अब तीनों को हमें कंपेयर करना है। कंपेयर किस किस बेसिस पे कर सकते हैं? पहला सेल्स की बेसिस पे कि तीनों का सेल्स कितना है, तीनों की जो कॉस्ट है वो कितनी है, तीनों की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, तीनों की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कितनी है। इस तरीके से आप तीनों को कंपेयर कर सकते हो। और सिर्फ कंपेयर ही नहीं करना है, एक कंपनी को ये भी देखना है कि ये जो हर एक अल्टरनेटिव हैं अवेलेबल है मार्केट में, इनमें आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो और बदले में आपको कितना रिटर्न भी मिल रहा है। क्योंकि कोई भी कंपनी जो है किसी भी चैनल मेंबर्स को सेलेक्ट करेगी तो वो देखेगी कि वो इकोनॉमिक है नहीं, उसके लिए वो लेस कॉस्टली है या नहीं है। क्योंकि ज़्यादा कॉस्टली होगा तो कोई भी कंपनी किसी भी चैनल को क्यों अडॉप्ट करेगी। तो ये था इकोनॉमिक क्राइटेरिया। सेकंड है कंट्रोल क्राइटेरिया। आप सभी जानते हैं कि अगर एक कंपनी इंटरमीडियरीज का इस्तेमाल करती है तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग में उसका भी कंट्रोल होता है, यानी जो इंटरमीडियरीज का हैं उनका भी कहीं ना कहीं कंट्रोल होता है प्रोडक्ट पे। लेकिन एक कंपनी जो कि ज़्यादा प्रेफर करती है कि कंट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास हो, वो कंट्रोल क्राइटेरिया पे ज़्यादा ध्यान रखती हैं। यानी कि एक कंपनी ज़्यादातर प्रेफर करती हैं कि कंट्रोल उसके हाथ में हो। थर्ड है एडाप्टेबिलिटी क्राइटेरिया। एडाप्टेबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ने से पहले आपको 4 P's ऑफ मार्केटिंग के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको 4 P's ऑफ मार्केटिंग में पढ़ाया था कि फर्स्ट P क्या होता है, प्रोडक्ट, सेकेंड P क्या होता है, प्राइस, थर्ड P क्या होता है, प्लेस, और फोर्थ P क्या है, प्रमोशन। 4 P's ऑफ मार्केटिंग में मैंने ये आपको चीज़ें बताई थी। अब इनमें से जो 3 P हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं। जैसे सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है प्राइस। एक कंपनी प्राइस को कभी भी चेंज कर सकती है। आप देखते हो बिग बिलियन डे पे प्राइस कुछ और होता है और नेक्स्ट डे प्राइस कुछ और होता है। प्रोडक्ट को भी चेंज कर सकता है, प्रमोशन को भी चेंज कर सकता है, लेकिन प्लेस को एक कंपनी बहुत जल्दी चेंज नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि प्लेस जो है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर एक कंपनी ने किसी भी मार्केटिंग चैनल को अडॉप्ट कर लिया तो उसको वो रातों रात चेंज नहीं कर सकती हैं। तो उसी से रिलेटेड एक क्राइटेरिया है एडाप्टेबिलिटी क्राइटेरिया। आप सभी जानते हैं कि चैनल जो है, किसी भी चैनल, कोई भी कंपनी अगर कोई चैनल अडॉप्ट करती है तो चैनल जो है वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। और अगर मान लेते हैं कि कोई भी इन्वायरमेंटल चेंजेस आता है तो कंपनी चाहेगी ना कि कल को चैनल जो है वो फ्लेक्सिबल हो, ताकि इन्वायरमेंटल चेंज को वो एडजस्ट कर सके। अगर कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है तो कंपनी ये चाहेगी कि जो चैनल हैं वो फ्लेक्सिबल बने रहें। ठीक है, तो एडाप्टेबिलिटी क्राइटेरिया ये कहती है कि जो चैनल हैं वो फ्लेक्सिबल हैं या नहीं। तो मेजर अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करने के लिए 3 क्राइटेरिया हैं। रिवाइज करा दे रहा हूँ, इकोनॉमिक, कंट्रोल और एडाप्टेबिलिटी क्राइटेरिया। इकोनॉमिक में कंपनी ये देखती है कि इकोनॉमिकल है या नहीं है चैनल। कंट्रोल में ये देखती है कि ज़्यादातर कंट्रोल उसके पास रहेगा या नहीं रहेगा। एडाप्टेबिलिटी में ये देखती है कि जो चैनल है वो फ्लेक्सिबल है या नहीं है, क्योंकि वो इन्वायरमेंटल चेंज को अडॉप्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये 4 स्टेप्स हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको मार्केटिंग चैनल डिज़ाइन को रिवाइज़ करा दे रहा हूँ। मार्केटिंग चैनल डिज़ाइन का क्या मतलब होता है कि जब एक मैन्युफैक्चरर मार्केटिंग चैनल को
सेटअप करना चाहता है, चाहे वो स्क्रैच से करे, चाहे वो एग्जिस्टिंग चैनल को मॉडिफाई करके करे, तो इसे ही हम मार्केटिंग चैनल डिज़ाइन डिसीजन कहते हैं। इसके अंतर्गत 4 जो स्टेप हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है हम कंज्यूमर नीड को एनालाइज करेंगे, उसके बाद चैनल ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे, उसके बाद मेजर अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद मेजर अल्टरनेटिव्स को हम इवैल्यूएट करेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं चैनल मैनेजमेंट डिसीजन की। चैनल मैनेजमेंट डिसीजन का क्या मतलब होता है कि जब एक मैन्युफैक्चरर जो है वो मेजर अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट कर लेता है तो किसी एक चैनल को सेलेक्ट कर लेता है। अब सेलेक्ट करने के बाद क्या करेगा कि मार्केटिंग चैनल को वो मैनेज करेगा, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, उनको मोटिवेट करेगा और समय समय पे उनके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेगा। ये सारी चीज़ें चैनल मैनेजमेंट डिसीजन के अंतर्गत आती। तो चैनल मैनेजमेंट डिसीजन के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही एक कंपनी मेजर अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट कर लेती है, वो किसी बेस्ट चैनल को सेलेक्ट करती है, यानी उसे अब इम्प्लीमेंट करना ही होगा और आगे चल के जो भी चूजन चैनल है, जो भी चैनल को सेलेक्ट किया गया है, उसको मैनेज करने का काम करती है। जैसे ही एक कंपनी एक चैनल सिस्टम को सेलेक्ट कर लेती है, जो भी चैनल मेंबर हैं उनको ट्रेनिंग देती है, मोटिवेट करती है और उनके जो परफॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करती हैं। चैनल मैनेजमेंट डिसीजन के अंतर्गत 3 स्टेप्स आते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सेलेक्टिंग चैनल मेंबर्स, सेकंड है मैनेजिंग एंड मोटिवेटिंग इंडिविजुअल्स चैनल मेंबर्स और थर्ड है इवैल्यूएटिंग देयर परफॉर्मेंस ओवर पीरियड या ओवर टाइम। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सेलेक्टिंग चैनल मेंबर्स। इससे पहले में आपने देखा कि हम लास्ट जो 4th स्टेप था वो क्या था कि चैनल जो मेजर अल्टरनेटिव्स हैं उनको हम इवैल्यूएट करेंगे। अगर हमने इवैल्यूएट कर लिया तो हम किसी न किसी चैनल मेंबर्स को तो सेलेक्ट करेंगे ही ना। तो सेलेक्ट करने के लिए हमें कंपेयर करना होगा कि कौन सा चैनल बेस्ट है। अब हम चैनल मेंबर को सेलेक्ट करने के लिए इतना माथापच्ची क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना हम परेशान हैं? क्योंकि जो कस्टमर है वो चैनल को ही कंपनी मानता है, यानी टू कस्टमर्स द चैनल्स आर द कंपनी। कस्टमर्स के लिए चैनल ही कंपनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कल को आप सपोज़ कर लो कि एप्पल का कोई प्रोडक्ट लेने चाहते हो, तो क्या आप यूएस जाओगे? आप नहीं जाओगे। आपके घर के पास जो भी एप्पल का स्टोर होगा वहाँ जाके प्रोडक्ट खरीदोगे। और अगर डीलर के थ्रू, जो भी डीलर आपको प्रोडक्ट दे रहा है, अगर वहाँ से आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो आप एप्पल को ही ना गाली दोगे कि यार एप्पल की फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं। तो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप मैकडोनल्ड और मर्सिडीज़ के बारे में जानते होंगे। अगर सपोज़ कर लेते हैं कि कोई कंज्यूमर है, वो बार बार आउटलेट्स पर जाता है, डीलर्स के पास जाता है और उसको बार बार जो है वो अच्छी फैसिलिटीज़ उसको प्रोवाइड नहीं की जाती, इनएफिशिएंट सर्विस प्रोवाइड की जाती है या फिर अनप्लीजेंट सर्विस प्रोवाइड की जाती। तो ये जो कस्टमर है उसके दिमाग में एक नेगेटिव इम्प्रेशन बन जाएगा कंपनी के ब्रांड के लेकर कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, सर्विस प्रोवाइड अच्छा नहीं कर रही। तो जब भी एक कंपनी इंटरमीडिएट्स को सेलेक्ट करती है तो उसे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना चाहिए, वो बाकी जो ऑप्शंस हैं, जो भी अल्टरनेटिव्स हैं, उनसे कंपेयर करना चाहिए कि कौन सा चैनल मेंबर जो है वो बेस्ट होगा। अब ये कैसे देख सकते हैं? अलग अलग तरीका है। जैसे हर चैनल मेंबर्स को ये देख सकते हैं कि वो कितने टाइम से काम कर रहा है, कौन कौन से दूसरे लाइन को वो कैरी कर रहा है, यानी कौन कौन से और प्रोडक्ट को बेच रहा है। लोकेशन क्या है चैनल मेंबर की, चैनल मेंबर का जो ग्रोथ और प्रॉफिट रिकॉर्ड है वो कितना कितना ग्रोथ कर रही है, कोऑपरेटिवनेस कितनी है, यानी कितना कोऑपरेट करती है जो फर्म है या जो डीलर है वो, या जो चैनल मेंबर्स हैं उनका रेपुटेशन मार्केट में कैसा है। ये सारी चीज़ें देख के आप चैनल मेंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजिंग एंड मोटिवेटिंग चैनल मेंबर्स। अब हमें चैनल मेंबर्स को मैनेज करना है, मोटिवेट करना है। मैनेज कैसे करना है वो मैं अगली स्लाइड में भी आपको अच्छे से बताऊंगा, लेकिन मोटिवेट भी करना इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक कंपनी जो है जिस तरीके से अपने कस्टमर को देखती है, भाई कस्टमर को वो ज़्यादा प्रेफरेंस देती है, तो एक कंपनी को जिस तरीके से वो अपने कस्टमर को देखती है उसी तरीके से उसको अपने इंटरमीडियरीज या चैनल मेंबर्स को भी देखना चाहिए। कई बार हम चैनल मेंबर्स के जो नीड एंड वांट्स हैं उनको ध्यान में नहीं रखते,
तो एक कंपनी को चाहिए कि इंटरमीडियरीज की भी क्या आवश्यकताएं हैं, क्या उनकी नीड है, उनको भी वो समझे और उसको फुलफ़िल करे। और जो भी चैनल मेंबर्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, मार्केट रिसर्च वगैरह जो भी है उनके बिहाफ पे करे, कैपेबिलिटीज़ बिल्डिंग प्रोग्राम सेट करे ताकि उनको मोटिवेशन दिया जा सके और जो उनकी परफॉर्मेंस है उनको भी हम इम्प्रूव कर सकें। कई बार ये देखा गया है कि जो कंपनी है वो कंसिस्टेंटली कम्युनिकेट नहीं करते हैं अपने इंटरमीडिएट्स के साथ, तो ये गलती भी नहीं करनी होगी। यानी एक कंपनी को लगातार अपने जो इंटरमीडिएट्स हैं उनसे बातचीत करते रहना होगा ताकि कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी वो सॉल्व कर सकें। और मोटिवेट भी अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट क्या करती है कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम सेट करती है कि अगर आप जो भी एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंप्लीट कर देते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट प्रोफेशनल्स उनको कहा जाता है, उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जा सकती है और इस सर्टिफिकेट का वो अपने बिजनेस में या किसी और बिजनेस में भी इस सर्टिफिकेट का यूज़ कर सकते हैं। तो सेकेंड स्टेप में मैंने आपको बताया है कि जो मैन्युफैक्चरर हैं वो चैनल मेंबर को मैनेज करते हैं और मोटिवेट करते हैं। तो मैनेज की बात करते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरर मैनेज करते हैं। तो मार्केटिंग चैनल मेंबर्स को मैनेज करने के लिए मैन्युफैक्चरर के पास कुछ पावर होती है जिसे हम चैनल पावर कहते हैं। यहाँ पे चैनल पावर का मतलब ये नहीं है कि चैनल का पावर, ठीक है। मैन्युफैक्चरर के हाथ में जो पावर है उसे हम चैनल पावर कहते हैं। चैनल पावर क्या होता है? बेसिकली वो पावर है जिसमें जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास ये एबिलिटी है कि जो चैनल मेंबर्स हैं उनके बिहेवियर को वो अल्टर कर सके, या इसको हम कह सकते हैं कि चेंज कर सके, मॉडिफाई कर सके। जैसा मैन्युफैक्चरर चाहता है वैसा कराने के लिए जो पावर है उसे हम चैनल पावर कहते हैं। क्योंकि अगर ये पावर नहीं होगी तो जो चैनल मेंबर हैं वो उस तरीके के काम नहीं करेंगे, उस तरीके का बिहेवियर नहीं करेंगे जैसा मैन्युफैक्चरर चाहता है। तो यहाँ पे 5 तरीके के चैनल पावर हैं। फर्स्ट है कोअर्सिव पावर, सेकंड है रिवॉर्ड पावर और थर्ड है लेजिटिमेट, फोर्थ है एक्सपर्ट और फिफ्थ है रेफरेंट पावर। देखिए आगे वाले स्लाइड में मैं आपको इन सभी के बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं एक एक वर्ड से आपको चीज़ें क्लियर करा दे रहा हूँ ताकि एग्ज़ाम में ये वर्ड से ही आप क्लियर कर सके, आप आंसर को ढूंढ सके कि इसका आंसर क्या होगा। कोर्सिव वर्ड जो है वो आपने मर्केंटाइल लॉ या बिजनेस लॉ में पढ़ा होगा। कोर्सिव का क्या मतलब है? उत्पीड़न यानी धमकी देना। तो इससे आप एक वर्ड नोट कर सकते हैं, थ्रेटन। जब मैन्युफैक्चरर जो है वो चैनल मेंबर को धमकी देता है कि अगर आप मेरे साथ जो है कोऑपरेट नहीं करोगे तो मैं आपकी ये सर्विसेज जो है वो ले लूँगा वापस, या फिर मैं आपसे रिलेशन जो है वो तोड़ दूंगा, यानी थ्रेटन देना कोर्सिव पावर के अंतर्गत आता है। सेकंड है रिवॉर्ड पावर। रिवॉर्ड पावर का क्या मतलब है? एक्स्ट्रा बेनिफिट। जब मैन्युफैक्चरर ये कहता है कि अगर आप मेरा ये फंक्शन, टास्क या जो भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट करोगे तो हम आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट है लेजिटिमेट पावर, जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मैन्युफैक्चरर ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है, हम दोनों ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, आपको कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई बातों को कंप्लीट करनी होगी, तो इसे हम लेजिटिमेट पावर कहते हैं। एक्सपर्ट पावर का क्या मतलब होता है? जब मैन्युफैक्चरर के पास कोई स्पेशलाइजेशन होता है, अगर इसका इस्तेमाल करता है तो इसे हम एक्सपर्ट पावर कहते हैं। रेफरेंट पावर का क्या मतलब होता है? जब एक प्राउड एलिमेंट होता है। फॉर एग्जांपल कई बार जो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर या जो कंपनियां होती हैं वो इतनी रेपुटेटेड होती हैं, ये इतनी रिनाउंड होती हैं कि जो चैनल मेंबर्स हैं वो उनसे जुड़ के ही अपने आप को प्राउड फील करते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल, अगर कोई डीलर है वो एप्पल से जुड़ता है तो उसे प्राउड एलिमेंट होता है। तो ये प्राउड एलिमेंट जो है वो एक तरीके के पावर का काम करता है मैन्युफैक्चरर के हाथ में, ताकि वो उसका इस्तेमाल आगे चल के कर सके अपने टास्क को कंप्लीट कराने के लिए। अब एक एक करके चैनल पावर को डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट है कोअर्सिव पावर। जब मैन्युफैक्चरर अपने इंटरमीडिएट्स को थ्रेटन करता है यानी धमकी देता है कि अगर आप मेरा कहा नहीं मानोगे या फिर जो भी कोऑपरेशन है आप मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो मैं जो रिसोर्स है उसको विड्रॉ कर लूँगा यानी वापस ले लूँगा, या फिर जो रिलेशन है आपके साथ उसको टर्मिनेट कर दूँगा यानी वो भी ख़त्म कर लूँगा। तो ऐसे पावर को हम कोअर्सिव पावर कहते हैं। और कोअर्सिव पावर जो होता है वो इफ़ेक्टिव होता है, लेकिन अगर हम कोअर्सिव पावर का इस्तेमाल करते हैं तो जो मैन्युफैक्चरर हैं और इंटरमीडिएट्स हैं इनके बीच में नाराज़गी बहुत बढ़ जाती है, रिसेंटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक तरीके का नेगेटिव पावर है। नेक्स्ट है रिवॉर्ड पावर। जो मैन्युफैक्चरर है वो जनरली जो इंटरमीडिएट्स हैं उनको ये कहता है कि अगर आप
एक स्पेसिफिक टास्क या फंक्शन जो है परफॉर्म करोगे तो हम आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे। तो इस तरीके के पावर को हम रिवॉर्ड पावर कहते हैं। रिवॉर्ड पावर जो है वो अच्छा होता है कोर्सिव पावर से, लेकिन इंटरमीडिएट्स हर बार एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे ही कोई आपको टास्क मिलेगा तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कोई ना कोई रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। तो रिवॉर्ड पावर का एक डिसएडवांटेज यही है कि हर बार जो इंटरमीडिएट्स हैं वो रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये था रिवॉर्ड पावर। नेक्स्ट बात करते हैं लेजिटिमेट पावर की। तो जब मैन्युफैक्चरर जो भी इंटरमीडिएट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता है कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, और इसमें ये चीज़ें लिखी हैं और आपको ये चीज़ें करनी ही होगी बाय लॉ, तो इसे हम लेजिटिमेट पावर कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपर्ट पावर की। जब मैन्युफैक्चरर के पास कोई स्पेशल नॉलेज होती है, कोई स्पेशलाइजेशन होती है, और जिसको इंटरमीडिएट्स जो हैं वैल्यू करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं। अगर इंटरमीडिएट्स इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं तो इस स्पेशल नॉलेज का कोई मतलब नहीं। तो अगर मैन्युफैक्चरर के पास कोई स्पेशल नॉलेज है या स्पेशलाइजेशन है और उस स्पेशलाइजेशन को इंटरमीडिएट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंस देते हैं, तो ऐसे पावर को हम एक्सपर्ट पावर कहेंगे। जनरली जो एक्सपर्ट पावर है वो समय के साथ कम होता जाता है, यानी जो मैन्युफैक्चरर हैं उनकी एक्सपर्टीज़ धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन अगर उन्हें एक्सपर्ट पावर का इस्तेमाल करना है तो नया जो एक्सपर्टीज़ है उनको डेवलप करना ही होगा। नेक्स्ट है रेफरेंट पावर। जब मैन्युफैक्चरर जो है वो हाईली रिस्पेक्टेड होता है ताकि जो भी इंटरमीडिएट्स हैं उनमें एक प्राउड एलिमेंट आ जाए, उनको ये लगे कि हम इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जैसे IBM हो गया, कैटरपिलर हो गया, HP हो गया, एप्पल हो गया, बहुत सारी कंपनी हैं जिनके इंटरमीडिएट्स जो हैं वो हाईली रिस्पेक्टेड फील करते हैं। तो ऐसे पावर को हम रेफरेंट पावर कहते हैं और कंपनियां कई बार रेफरेंट पावर का इस्तेमाल करती हैं। थर्ड स्टेप की बात करते हैं इवैल्यूएटिंग चैनल मेंबर्स। मैंने आपको चैनल मैनेजमेंट डिसीजन के अंतर्गत 3 स्टेप्स बताए थे। फर्स्ट था सेलेक्टिंग चैनल मेंबर्स, कि आप चैनल मेंबर्स को कैसे सेलेक्ट करोगे, किस तरीके से उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करोगे। सेकंड है मैनेजिंग एंड मोटिवेटिंग इंडिविजुअल चैनल मेंबर्स। अगर आपने चैनल मेंबर्स को सेलेक्ट कर लिया तो कैसे आप उनको मैनेज करोगे, कैसे उनको ट्रेनिंग दोगे, कैसे उन्हें मोटिवेट करोगे। थर्ड है इवैल्यूएटिंग चैनल मेंबर्स। आपने मोटिवेट भी कर लिया, ट्रेनिंग भी दे दिया, वो आप अपना काम भी कर रहे हैं, अब उनके परफॉर्मेंस को आप इवैल्यूएट करो। कुछ समय बाद अब उनके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करो अगेंस्ट दी स्टैंडर्ड्स। आपने जो भी स्टैंडर्ड सेट किया है, जो कंपनी ने स्टैंडर्ड सेट किया है, जैसे कंपनी कई बार कुछ स्टैंडर्ड्स सेट कर देती है अपने इंटरमीडिएट्स के लिए, जैसे सेल्स कोटास, कितना आपको सेल करना ही है, या एवरेज इन्वेंट्री लेवल, या जो स्टॉक्स आप कह सकते हैं वो कितना मैनेज करना है, कस्टमर डिलीवरी टाइम कितना होना चाहिए, यानी एक प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचने में कितनी टाइम लगनी चाहिए, ये देखना। ट्रीटमेंट ऑफ डैमेज एंड लॉस्ट गुड्स। कई बार आप देखते हो कि कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज करते हो और वो डैमेज निकल जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, या कोई गुड्स जो है वो लॉस हो गया, खो गया, तो उसके साथ आप क्या कर रहे हो। या फिर कई बार कंपनी प्रमोशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम सेट करती है, तो वहाँ पे जो भी इंटरमीडिएट्स हैं उनका कोऑपरेशन किस तरीके का है, ये देखना। इवैल्यूएटिंग चैनल मेंबर्स में हम एक और चीज़ ध्यान रखते हैं कि कंपनी जो है, जो इंटरमीडिएट्स अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज भी करती है और उनको समय समय पे रिवॉर्ड भी देती है, और जो इंटरमीडिएट्स अच्छे काम नहीं करते, यानी उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता, उनको कंपनी असिस्ट करती है, उनको सहायता करती है, या फिर अगर असिस्ट करने के बाद भी वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते हैं तो एट लास्ट वो उसको रिप्लेस कर देती है, यानी कंपनी इस चैनल मेंबर्स को हटा देती है। फाइनली एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फाइनली जो कंपनी है वो चैनल पार्टनर्स की जो नीड है उसको लेके वो काफ़ी सेंसिटिव होती है, और उसे होना भी चाहिए, क्योंकि जो चैनल पार्टनर्स हैं उनके नीड का ध्यान अगर अच्छे से नहीं रखती है तो आप जानते हो कि जो चैनल पार्टनर्स हैं उनका सपोर्ट तो जाता ही जाता है, कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, कुछ लीगल प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो चैनल मैनेजमेंट डिसीजन के अंतर्गत मैंने आपको ये बताया कि जब आप मेजर अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट कर लेते हो तो आप किसी एक चैनल मेंबर को सेलेक्ट कर लेते हो। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना होता है, आप उस चैनल मेंबर्स को मैनेज करते हो, उसको ट्रेनिंग देते हो, उसको मोटिवेट करते हो।
तो 3 जो स्टेप्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। सेलेक्टिंग चैनल मेंबर्स, मैनेजिंग एंड मोटिवेटिंग इंडिविजुअल चैनल मेंबर्स एंड इवैल्यूएटिंग देयर परफॉर्मेंस ओवर टाइम। ये 3 आपको पता होना चाहिए। अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था कि टेस्ला जो कि कार बनाने वाली कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाती है, वो किस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी अपनाती। तो ऑप्शन था सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन और रिस्ट्रिक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए रिस्ट्रिक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा नहीं क्योंकि मैंने रिस्ट्रिक्टिव आपको पढ़ाया नहीं। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्योंकि जो लग्जरी ब्रांड है वो जनरली एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाते हैं। क्योंकि एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि एक्सक्लूसिव राइट दिया जाता है डीलर को टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रोडक्ट, ठीक है। और इंटेंसिव में क्या होता है, हर जगह लगभग हर जगह अवेलेबल किया जाता है। जो कन्वीनियंस प्रोडक्ट हैं उस केस में ये चीज़ें होती हैं। सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मोर देन वन, यानी कि एक से अधिक आउटलेट या इंटरमीडिएट्स के पास दिया जाता है, लेकिन नॉट ऑल, हर जगह पे भी नहीं होता। इसका मतलब क्या है, कुछ सेलेक्टिव इंटरमीडिएट्स होंगे जिनके पास दिया जाता है, जैसे होम अप्लायंस हो गया, टीवी हो गया, ये सब सारी चीज़ें सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, अगर आप हमारे लेक्चर की PDF भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप 500 रुपीज़ में परचेस कर सकते हैं। आप इस दिए गए नंबर पर हमें पे कर सकते हैं, चाहे आप फ़ोनपे हो, गूगल पे हो, किसी के थ्रू पे कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये था चैनल मैनेजमेंट डिसीजन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगी। अगर कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना। थैंक यू।